This is the next part of our video against the symbols of oppression from chapter Revolt and Raj. इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार से 1857 में जो घोषणाएं की गई थी वो धर्म और जाति में बिना भेदभाव के किए गया था, और हिंदुओं और मुसलमान उनके नाम पर जो घोषणाएं की जाती थी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। नाउ अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन मीन्स दमन के जो सिंबल थे उनके विरुद्ध प्रतीक। The proclamations completely rejected everything associated with British rule or Firangi Raj as they called it. They condemned the British for the annexation they had carried out and the treaties they had broken. The British, the rebel leaders said, could not be trusted. अब देखिए, जो भी घोषणाएं की गई थी ब्रिटिश राज में, वो पूरी की पूरी घोषणाएं पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी गई थी, पूरी तरह से उनको मानने से इनकार कर दिया गया था। और इसके अलावा देसी रियासतों पर कब्जा और समझौते का उल्लंघन करने के लिए भी अंग्रेजी सरकार जो थी उनकी निंदा की जा रही थी। जितने भी नेता लोग थे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन जो है उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था। What enraged the people was how British land revenue settlement has dispossessed landlords, both big and small, and foreign commerce had driven artisans and weavers to ruin. Every aspect of British rule was attacked, and the Firangi accused of destroying a way of life that was familiar and cherished, and the rebels wanted to restore that word. अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इनके आने से जो अंग्रेजी शासन आया, इन्होंने नया ऐसी राजस्व प्रणालियां शुरू की थी जिनसे छोटे ही नहीं बड़े जमींदार जो थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। और इसके अलावा जितने भी वीवर्स थे, जितने भी कलाकार थे, उनका सबका व्यवसाय उनसे छूट गया था, तबाह हो गए थे वो लोग। और ब्रिटिश शासन का हर एक पहलू जिनसे भारतीयों के जीवन जो है जीवन शैली को नष्ट किया था उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया। द रेबल वांटेड टू रिस्टोर दैट वर्ड, और विद्रोही जो थे वो उसी समाज को जो उनका पहले दुनिया थी उसी को दोबारा से एस्टेब्लिश स्थापित करना चाहते थे। People were asked to come together and fight to save their livelihood, their faith, their honor, their identity, a fight which was for the greater public good. और जितने भी विद्रोही थे वो लोगों को इसलिए प्रेरित कर रहे थे कि वे इकट्ठे मिलकर के अपने रोजगार के लिए, धर्म के लिए लड़ें, और यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। मीन्स पूरे के पूरे समाज की भलाई के लिए लड़ाई की जाएगी। In the villages, they burnt account books and ransacked moneylenders' houses. This reflected an attempt to overturn traditional hierarchies, rebel against all oppressors. अब देखिए, जितने भी जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, जो भी अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, उन सबको निशाना बनाया गया था। उनके बिल्डिंग्स जो थी उनको तोड़ दिया गया था, और उनके जो भी अकाउंट्स की बुक्स थी उनको भी जला दिया गया था। और ये सारे का सारा उन्होंने अपना जो उत्पीड़न उनका लोग करते थे उनके विरुद्ध किया गया था। और वे समाज में से ऐसी श्रेणी को, ऐसी श्रेणी जो परंपरागत सोपान जो चल रहे थे, ऊंच नीच का जो भेदभाव किया जा रहा था, उसको ख़त्म करना चाहते थे। नाउ रिप्रेशन, किस प्रकार से दमन किया गया। अब ये 1857 का रिवोल्ट जो है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम ऑल अकाउंट्स दैट वी हैव ऑफ 1857 दैट द ब्रिटिश डिड नॉट हैव एन ईजी टाइम इन पुटिंग डाउन द रिबेलियन। अब 1857 के बारे में हमारे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, काफ़ी सारे विवरण हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये जो विद्रोह था अंग्रेज़ी सरकार के लिए ख़त्म करना आसान नहीं था। और इनको स्टॉप करने के लिए, इस रिप्रेशन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो दे इम्पोज मार्शल लॉ। इट मीन्स मार्शल लॉ
का मीन्स क्या होता है? मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इवन ऑर्डिनरी ब्रिटन्स वर गिवन द पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियंस सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलियन। देखिए इसके अनुसार क्या था कि पहले तो सिर्फ बड़े मिलिट्री के जो अधिकारी होते थे उन्हीं को अरेस्ट करने का अधिकार होता था, परंतु अब आम अंग्रेज जो थे उनको भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने के डाउट होने पर, उनके ऊपर संदेह होने पर उनको अरेस्ट करने का अधिकार मिल गया था। और दूसरा, रिबेलियन ऑन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, डेथ। और कोई भी अगर कोई विद्रोही है तो उसके लिए केवल एक ही सज़ा थी, वो थी सजाए मौत, पनिशमेंट ऑफ डेथ। सिर्फ उसको मृत्युदंड दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे ये जो रिवोल्ट है 1857 का, मेनली द सिटी वॉज फाइनली कैप्चर्ड, द फाइटिंग एंड लॉसेस ऑन बोथ साइड्स वर हैवी। One reason for this was the fact that rebels from all over North India had come to Delhi to defend the capital. अब जितने भी अंग्रेज लोग थे उनको दिल्ली के महत्व के बारे में पता चल गया था और इसी को अपने अधिकार में लेने के लिए उन्होंने दो तरफा हमला इसके ऊपर करना शुरू कर दिया था, ताकि वो दिल्ली के ऊपर अपना कूच कर सकें और अपना अधिकार वहाँ पे कर सकते थे। उसके बाद द ब्रिटिश यूज्ड मिलिट्री पावर ऑन अ gigantic स्केल, बट दिस वाज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट दे यूज्ड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। अब अंग्रेजी सेना जो थी उन्होंने अपने ताकत दिखाने के लिए भयानक हथियारों का भी इस्तेमाल किया था ताकि वो इस विद्रोह को दबा सके। तो यहाँ पे 4 मेन पॉइंट आपके पास आए हैं। पहला आपके पास आया है मार्शल लॉ, सेकंड आया है पनिशमेंट ऑफ डेथ, थर्ड आया है दोनों साइडों से आक्रमण करना, और लास्ट आता है आर्मी जो थी उनके पास मिलिट्री पावर जो थी वो बहुत अच्छी थी। नाउ इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। अब विद्रोह की क्या छवियाँ थी, अब किस प्रकार से हमें इसके बारे में पता चलता है। मेनली तो वैसे हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिनसे कि हमें विद्रोह के बारे में पता चल जाए, बट फिर भी देयर आर सम रेबल प्रोक्लेमेशंस एंड नोटिफिकेशन एज ऑल्सो सम लेटर्स दैट रेबल लीडर्स रोट। कुछ लेटर्स मिले हैं, कुछ घोषणाएं हैं जो कि क्रांतिकारियों के द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा की गई थी। बट हिस्टोरियंस टिल नाउ हैड कंटिन्यू टू डिस्कस रेबल एक्शंस प्राइमरली थ्रू अकाउंट्स रिटन बाय द ब्रिटिश। परंतु हमारे जो इतिहासकार हैं वो अंग्रेजों द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों के आधार पर ही इस विद्रोह को डिस्कस करते हैं, इस पर चर्चा करते आ रहे हैं। Official accounts, of course, abound. Colonial administrators and military men left their version in letters and diaries, autobiographies and official histories. अब जितने भी अंग्रेज अधिकारी हुए हैं उन्होंने अपनी चिट्ठियाँ, डायरियों और आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज किए हैं। वी कैन गॉज द ऑफिशियल माइंडसेट एंड द चेंजिंग ब्रिटिश एटीट्यूड थ्रू द इननम्बरेबल मेमोज एंड नोट्स। हमें उनके काफ़ी संख्या में लिखे हुए मेमोज और नोट मिले हैं जिससे उनके रवैये के बारे में हम समझ सकते हैं। ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ इमेजेस सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। इट मीन्स ये है कि जितने भी रक्षक लोग थे उनको स्वागत किया गया, उनको अभिनंदन उनका किया गया था। ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ इमेजेस दैट वर मेंट टू प्रोवोक अ रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शंस। काफ़ी सारी पिक्चर्स इनके द्वारा बनाई गई हैं जिनसे देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। सम ऑफ देम commemorate the British heroes who saved the English and repressed the rebel relief of Lucknow, painted by Thomas Jones Barker in 1859 is an example of this type. देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि इन रिवोल्ट्स को दबाने के लिए या जिन अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को कुचला उन अंग्रेज़ों नायकों का गुणगान यहाँ पे किया गया था। और इनमें से एक 1859 में टॉमस जॉन बार्कर हुए हैं जिन्होंने अपनी एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ,
और ये थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसमें उन्होंने जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को बचाया और विद्रोहियों को कुचला उनका गुणगान किया गया है। Henry Lawrence, the commissioner of Lucknow, collected the Christian population and took refuge in the heavy fortified residency। और दूसरे हेनरी लॉरेंस हुए हैं जो कि कमिश्नर थे लखनऊ में। उन्होंने क्या किया, उनको भी इसी श्रेणी में रखा गया है। जिन्होंने विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाला तो वे लखनऊ के ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में उनको लेकर के चले गए थे। लॉरेंस was killed but the residency continued to be defended under the command of Colonel इंग्लिश। और ये जो थे बाद में लॉरेंस जो थे मारे गए थे, परंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी जो था वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। On 25th September, James Outram and Henry Havelock arrived, cut through the rebel forces and reinforced the British garrison 20 days later, कॉलिन कैंपबेल। अब देखिए 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक वहाँ पहुँचे। उन्होंने विद्रोहियों को अलग अलग कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती प्रदान की थी। इसके बाद बार्कर्स पेंटिंग सेलिब्रेट द मोमेंट ऑफ कैंपबेल्स एंट्री। अब बार्कर की जो ये पेंटिंग है, इसने जब कैंपबेल का आगमन हुआ तो इसको बहुत ही अच्छे से इसका अभिनंदन किया। एट द सेंटर ऑफ द कैनवास आर द ब्रिटिश हीरोज़। अब जो कैनवास है उसके मध्य में अंग्रेजी जो नायक हैं उनकी छवियों को दिखाया गया है। कौन कौन से हैं ये? कैंपबेल हैं, आउट्रम हैं एंड हैवलॉक हैं। द जेस्चर्स ऑफ द हैंड्स ऑफ दोज अराउंड लीड द स्पेक्टर्स आउट टुवर्ड्स द सेंटर। और इनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। दे क्रिएटेड अ सेंस दैट द टाइम ऑफ ट्रबल वॉज पास्ट एंड द रिबिलियन वॉज ओवर, द ब्रिटिश वर द विक्टर्स। और उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि जो मुश्किल की जो घड़ियाँ थी, मुश्किल का जो समय था वो बीत गया है और इसके अलावा अंग्रेज जो हैं वो जीत गए हैं और विद्रोही जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इंग्लिश वीमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिभा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव अ पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन, दे शेप फीलिंग एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द against women and children. There were public demands in Britain for revenge and retribution. The British government was asked to protect the honor of innocent women and ensure the safety of the helpless children. अब ये घटनाएं दिखाई गई जिसमें कि औरतों और बच्चों के साथ जो हिंसा हुई थी, जो वायलेंस हुआ था, उसका बदला लेने के लिए प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग यहाँ पे की है कि जितनी भी मासूम औरतें हैं उनकी इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग यहाँ पे लोग करने लगे थे। आर्टिस्ट एक्सप्रेस्ड एज वेल एज शेप्ड दीज सेंटिमेंट्स थ्रू देयर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉमा एंड सफरिंग। और कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया है। इन मेमोरियम वॉज पेंटेड बाय जोसेफ न्योल। एक चित्र है ये जो कि जोसेफ नॉयल के द्वारा पेंट किया गया है। इन मेमोरियम न्योल पेंटोन 2 years लेटर द म्यूटिनी, जो कि 2 सालों बाद है विद्रोह के। You can see English women and children huddled in a circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for inevitable dishonor, violence and death। कि जो अंग्रेज महिलाएं और बच्चे हैं वो एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई गए हैं, लाचार और मासूम हैं, मानो वो एक ऐसी घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बेइज्जती का, हिंसा का और मृत्यु का। In memoriam does not show gory violence, it only suggests it stirs up the specter's imagination। ये सिर्फ दर्शकों की जो इमेजिनेशंस है उसको झकझोरती है। एंड सीज टू प्रोवोक एंगर एंड फ्यूरी, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा
और बर्बर बताया गया है, और इससे लोगों में बेचैनी की और गुस्से की भावना पैदा होती है। In another set of skeleton and painting, we see women in different light. They appear heroic, defending themselves against the attack of rebels. और एक पिक्चर और यहाँ पे आपको दिखाई गई है जहाँ पे औरतें जो हैं उनको अलग तरीके से दिखाया गया है, जो कि अपने आप ही अपनी सुरक्षा विद्रोहियों से कर रही हैं। मिस व्हीलर stands firmly at the center, defending her honor, single-handedly killing the attacking rebels. As in all such British representation, the rebels are dominized here. Four burly males with sword and guns are shown attacking a women. यहाँ पे जो ये मिस व्हीलर हैं, ये वीरता की मूर्ति के रूप में इनको यहाँ दिखाया गया है, जो कि अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा कर रही हैं। Now, vengeance and retribution. It means प्रतिशोध और सबक. As waves of anger and shock spread in Britain, demands for retribution grew louder. Visual representations and news about the revolt created a milieu in which violent repression and vengeance were seen as both necessary and just. अब जैसे जैसे ये खबर जो है पूरे के पूरे ये देशों में फैलते हैं चित्र और खबरों के द्वारा, तो इससे जो है लोगों में गुस्से का माहौल पैदा हो जाता है। ब्रिटिश ऑनर एंड पावर बी मीट ruthlessly threatened by the rebellion. The British felt that they had to demonstrate their invincibility. In such image, we see an allegorical female figure of justice with a sword in one hand and a shield in the other. Her posture is aggressive, her face expresses rage and the desires for revenge. She is trampling spoils under her feet while a mass of Indian women with children cover with fear. इसमें जो महिलाएं हैं उसको एक छवि के रूप में दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में ढाल है, और उसकी जो पिक्चर है वो बहुत ही आक्रामक दिखाई गई है। उसका चेहरा जो है गुस्से से भरा हुआ है और बदले की भावना दिखाई दे रही है। वह सिपाहियों को अपने पैरों के तले कुचलती जा रही है, जबकि भारतीय औरतें और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी पिक्चर्स बनाई तो उन्होंने इंडियन वुमेन को डरा हुआ दिखाया, और जब इंडियंस ने अपनी बनाई तो उन्होंने भारतीयों को डरा हुआ यहाँ पे दिखाया था। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। परफॉर्मेंस ऑफ टेरर का मीन्स क्या है? दहशत का प्रदर्शन करना। देखिए, द अर्ज फॉर वेंजिनेंस एंड रिट्रीब्यूशन वॉज एक्सप्रेस्ड इन द ब्रूटल वे इन विच द रेबल्स वर एग्जीक्यूटेड. They were blown from guns or hanged from the gallows. Images of these executions were widely circulated through popular journals. देखिए, इसमें विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया था। उन्हें तोप के मुंह के आगे बांधकर उड़ा दिया जाता था या फांसी पर लटका दिया जाता था। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंचा दी गई थी। नाउ नो टाइम फॉर कैलीमेंसी। अब यहाँ पे दया के लिए कोई भी जगह नहीं थी। एट अ टाइम व्हेन द क्लैमोर वॉज फॉर वेनेजियंस प्लीज फॉर मॉडरेशन वर रिडिक्यूल्ड, व्हेन गवर्नर जनरल कैनिंग डिक्लेयर्ड दैट अ गेस्चर ऑफ leniency and a show of mercy would help in winning back the loyalty of the spoils, he was mocked in the British press. यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से कैनिंग जो हैं उन्होंने एक सिपाही के सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और जिससे कि वो सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में उसको मदद मिलेगी, परंतु ब्रिटिश प्रेस में इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। नाउ नेशनलिस्ट इमेजनरीज, मतलब राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना। देखिए, अब 20th सेंचुरी में a whole world of nationalist imagination was woven around the revolt. It was celebrated as the first war of independence
in which all sections of the people of India came together to fight against imperial rule. इस समय में 1857 में जो विद्रोह हुआ उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी याद किया जाता है, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने जो अंग्रेजी शासन है, साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिल करके लड़ाई लड़ी थी। Indignation against oppressive imperial rule. Heroic poems were written about the valor of queen who, with a sword in one hand and the reins of her horse in the other, fought for the freedom of her motherland. Rani of Jhansi was represented as a masculine figure, chasing the enemy, slaying British soldiers, and valiantly fighting till her last. इसमें जो है झांसी की रानी को दिखाया गया है जो कि दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ी हैं। उनके एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे में तलवार थामे हुए अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई हैं। चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो अप रीडिंग द लाइन्स ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये एक कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, जिसमें झांसी की रानी के बारे में वर्णन किया गया है। इन पॉपुलर प्रिंट रानी लक्ष्मीबाई इज़ यूजली पोर्ट्रेड इन बैटल एमोर विद अ स्वॉर्ड इन हैंड एंड राइडिंग अ हॉर्स। इसमें झांसी की रानी जो है उसको एक हाथ में तलवार के साथ दिखाया गया है और दूसरे हाथ में अपने घोड़े की जो रस्सी होती है उसको पकड़े हुए इनको दिखाया गया है।